तो नाम मिल गया। हाँ जी, ये कौन है ऊपर की तरफ जो जा रही है बताओ? ये कौन है? वहां से डिफरेंशिया इधर गई, वहां से डिफरेंशिया इधर गई, और ये कौन सी ग्रंथि है बताओ बच्चों? शुक्राशय। दोनों आकर मिल गई, और मिलने के बाद ये नलिका बन गई। बन गई नहीं बन गई? क्या नाम दिया बताओ इसको? इसमें यूरिन। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एप की वीडियो डिजिटल क्लासेस। प्लीज़ एक बार चेक करके बताएंगे क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। वॉइस के लिए आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, देन विल प्रोसीड द क्लास। आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग। क्या कर लिया था लास्ट क्लास में? जो वर्सेस कर लिए थे, रिवीजन कर रहे हैं? पढ़ा घर पे जाके कुछ समझ में आया? वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? कॉलन क्लासिफिकेशन। तो किसके द्वारा बनाई गई? वेरी गुड। फर्स्ट एडिशन 1933 है ना, एंड द लास्ट एडिशन 1987। ठीक है, और 1987 के अंदर लास्ट एडिशन है, और ये लास्ट एडिशन जो था किसके द्वारा दिया गया था पता है आपको? कौन सा संस्करण है ये? नंबर क्या है इसका? 7th एडिशन है ना। 7th एडिशन 7वां संस्करण है। 3 लोगों द्वारा दिया गया था ना। पहला सीतारमन, नीलामगान और गोपीनाथ, 3 जनों ने मिलकर, तो ये रंगनाथन के शिष्य थे, इन्होंने दिया था। तो दीज आर द थिंग्स, ये हमने बात कर ली थी। और देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकार से हमें जितने भी हमारे पास सामग्री हैं, उन सामग्रियों का हमें एक निश्चित यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करना, ये काम हम लोग करते हैं ना। क्लासिफिकेशन का मूल उद्देश्य यही है ना, हम इसी के माध्यम से काम करते हैं। वर्गीकरण पद्धतियां कोई सी भी हो, चाहे आप डीडीसी यूज करें, चाहे आप सीसी यूज करें, चाहे आप यूडीसी यूज करें, किसी भी एक वर्गीकरण पद्धति को काम में लेते हुए आप यूनिक क्लास नंबर जो है आप बना सकते हैं। क्लास नंबर जब यूनिक होंगे तो उन्हीं के आधार पर जो है सामग्रियों को आप लाइब्रेरी के अंदर जो है आप अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट के लिए ही जो है हम लोग काम करते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या है? तो क्लासिफिकेशन का अर्थ ये कि विशेषताओं के आधार पर विभिन्न सामग्रियों को अलग अलग वर्गों में बांटना और उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना। फिर पूछा था कि रिट्राइवल क्या है? तो रिट्राइवल के लिए हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं, यानी कि पुनः प्राप्ति के लिए। अगर आपको पुनः प्राप्ति करनी है तो आप कैटलॉगिंग करें। इसलिए क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग दोनों साथ में चलती है। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन कर दिया तो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन के बाद आपको कैटलॉगिंग की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर आपको सामग्रियां या जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको कैटलॉगिंग की आवश्यकता उसके अंदर रहती है। क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, देन उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैटलॉगिंग करेंगे। तीसरी पद्धति है, 2 पद्धतियां हम वो भली भांति पढ़ चुके हैं। पहला आपका डीडीसी है, दैट इज डेबिट डेसिमल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारा यूडीसी है, इट्स यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। फाइनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीसी, यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें। क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो कॉलन क्लासिफिकेशन को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक आपका सिंपल सा क्लासिफिकेशन और एक आपका दूसरा नंबर पे दैट इज डेप्थ क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, और मैंने आपको बताया भी था कि सिंपल क्लासिफिकेशन का आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली, आपके पास विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, आप सबसे पहले मेन क्लास ढूंढ लेंगे। आपको डॉक्यूमेंट जो है आपका जो टाइटल है, टाइटल के आधार पर कौन सा मुख्य वर्ग आपको मिलेगा। कॉलन की अगर बात करेंगे तो कॉलन के अंदर 42 मुख्य वर्ग दे रखे हैं। तो मैंने शुरुआत में आपको ट्रायंगल दिखाया, तो ट्रायंगल के अंदर दे रखे ए से लेकर जेड तक जो है सारी मेन क्लासेस को वहाँ पर डिफाइन करना है। उस ए से लेकर जेड तक अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी। ए से लेकर एम तक जाएंगे तो साइंस मिलेगा। एम और एन देखेंगे, दोनों आर्ट है, एक आपका यूजफुल आर्ट है, एक आपका फाइन आर्ट है। दोनों के ऊपर एक स्पिरिचुअल क्लास बनी हुई है। देन उसके बाद अगर देखते हैं तो एन से लेकर हम लोग जब नीचे की तरफ आते हैं तो टी तक आते हैं, तो वहाँ पर आपको ह्यूमैनिटीज मिलेगा। देन उसके बाद आपको मिलेगा, आपको सोशल साइंस मिलेगा, जेड तक मिलेगा। ये हमने काम कर लिया और हमें बहुत इजीली हमें दिख भी आता है। उसके बाद रंगनाथन ने कोई भी लेटर नहीं छोड़ा उसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर 9 तक है आपका, ए से लेकर जेड तक है।
स्मॉल एंड कैपिटल सभी को काम में लिया है। कुछ क्लासेस को जो है रंगनाथन ने केवल न्यूमेरिकल नंबर से भी दर्शाया है। जैसे अगर आप एक देखें तो एक नंबर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर आपका 2 नंबर आपका लाइब्रेरी साइंस दे रखा है, उसके बाद बुक साइंस दे रखा है आपका, है ना, जर्नलिस्ट का नंबर दे रखा है। तो ये सिंपल से क्लास नंबर्स आपको याद करने होंगे। एक सवाल डेफिनेटली इसके ऊपर जरूर बनेगा कि कौन सा मुख्य वर्ग जो है किस चिन्ह से या किस अंकन से जो है प्रदर्शित किया था। रंगनाथन की जो पद्धति है ये मिश्रित अंकन पद्धति है, जहाँ पर ए से लेकर जेड तक, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, और कुछ चिन्हों का प्रयोग भी जो उसके अंदर किया गया। तो दैट इज द थिंग कि यहाँ पर रंगनाथन ने एक बहुत अच्छी और एक लॉजिकल स्कीम हमको बनाकर दी है। अगर वास्तव में देखा जाए तो रंगनाथन की इस स्कीम को जब हम काम में लेते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन को जब हम वास्तविक तौर पर हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका प्रयोग करते हुए अच्छे और बेहतर अंकन बनाए जा सकते हैं। बस कमी है तो सिर्फ एक है कि 1987 के बाद इसका कोई संस्करण नहीं आया है। वर्तमान में अगर समय के साथ देखा जाए तो स्कीम जो है अपडेटेड नहीं है, लेकिन लॉजिक सबसे ज्यादा केवल आपको इसी स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा। आपने इससे पहले डीडीसी भी पढ़ा और आपने यूडीसी भी पढ़ा, तो आपको अगर एज कंपेयर अगर आप देख रहे हैं फिलहाल, तो अगर लग रहा होगा कि कॉलन की तुलना में जो है वो डीडीसी और यूडीसी थोड़ी सरल स्कीम है। रीजन बिहाइंड इट, उसके अंदर बहुत कुछ ज्यादा लॉजिक उसके अंदर नहीं दे रखा। हाँ, ठीक है, सिंपली उसके अंदर डिफाइन कर रखा है कि हाँ 10 मुख्य वर्गों में बांटा, फिर उसके बाद 10 10 ऐसे करते करते 1000 हमने सब डिविजन बनाए। अक्षर के आधार पर या शब्दों के आधार पर हम लोग मेन क्लास ढूंढ लेते हैं और देन टेबल का प्रयोग करते हुए शेड्यूल के साथ टेबल को मर्ज करते हैं, तो हम अच्छे और बेहतरीन अंकन बना सकते हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम में लेने वाली स्कीम जो है वो डीडीसी है, डेबिट डेसिमल क्लासिफिकेशन है। डीडीसी के बाद सेकंड नंबर पर अगर कोई स्कीम काम आती है तो उसका नाम यूडीसी है। देन उसके बाद जो है बहुत रेयर केस में जो है कॉलन का यूज किया जाता है। सबसे कम काम में ली जाने वाली पद्धति कॉलन क्लासिफिकेशन है, क्योंकि वो भारत में और कुछ ही देशों में कहीं कहीं स्पेशल लाइब्रेरीज में जो है इसका उपयोग किया था। हालांकि आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी कॉलन का उपयोग जो है कम किया है, क्योंकि मोस्टली लाइब्रेरीज के अंदर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, अगर एकेडमिक लाइब्रेरीज देखेंगे, ये जो पुरानी लाइब्रेरीज हैं, जो कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज है, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी स्कीम क्योंकि अपडेटेड नहीं है तो नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर कंप्यूटर साइंस चलती है ना, अब कंप्यूटर का नंबर ही केवल कॉलन के अंदर देखें तो एक नंबर दे रखा है कंप्यूटर। अब डी के अंदर जाएंगे, D5 करके एक आपको नंबर मिलेगा, कंप्यूटर का नंबर दे रखा है। कंप्यूटर साइंस जो पूरे कॉलेज के अंदर सारी किताबें, अगर मान लीजिए 4000 5000 किताबें, 5000 किताबें अगर कंप्यूटर साइंस मेन क्लास का एक ही नंबर दे रखा था, आप फर्दर कैसे डिवाइड करोगे? समझे मेरी बात? तो वहां पर क्योंकि स्कीम अपडेटेड नहीं है तो आपको दिक्कत आती है। लेकिन यही अगर हम डीडीसी के काम में लेते हैं, डीडीसी के जरिए हम लोग अच्छे और बेहतर अंकन बना सकते हैं। इसलिए हम लोग वर्तमान में देखिए, जब भी क्लासिफिकेशन होगा तो आपको नई पद्धति की आवश्यकता पड़ेगी, या ऐसी पद्धति जो अप टू डेटेड हो, यानी कि जिसमें लगभग सभी अंकन जो है आपको उसके अंदर मिल जाए। ऐसी पद्धति काम में लेना हमारे लिए जो है वो जरूरी होता है, हम उसको काम में लेते हैं। सीसी की बात करें, सीसी के अंदर मैंने आपको बेसिक क्लासिफिकेशन बता दिया था। देन बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर मान लीजिए अब इस क्लासिफिकेशन के बाद अगर कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कहाँ कब कहाँ कैसे आपको निर्णय लेना है, तो उसके लिए जो है डेप्थ क्लासिफिकेशन दिया है। रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन के साथ आपको कई सारे उपकरण और टूल्स भी दिए। उनमें से पहला टूल आपने पिछली क्लास के अंदर किया था, जिसका नाम है डिवाइस। डिवाइसेस यानी कि उपकरण की बात करते हैं, तो उपकरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था कि आप कैसे इस प्रकार से इन उपकरणों का उपयोग करते हुए अच्छे और बेहतर आप अंकन बना सकते हो, और आपने बनाए भी। उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। अगर क्लास में किन्हीं दो बच्चों का अगर एक ही नाम मिल जाए आपको, तो आप उनका अगर सेम नाम है तो आप उसको उनको रोल नंबर कैसे असाइन करेंगे या किसको प्रेफरेंस देंगे, है ना? तो अगर सबका अलग अलग नाम है तब तो ठीक है, ए से लेकर जेड तक मैंने बना दिया, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ए वाले भी दो हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी ऐसे ही ऐसा हम कर लेंगे, लेकिन नाम ही एक ही है। दोनों का नाम ही अजय, अजय सिंह, अजय कुमार, एक ही नाम है। अब क्या करेंगे आप? तो आप दूसरा क्राइटेरिया चूज करते हैं, यानी कि आप उसकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप करेंगे। एक को आप अजय फर्स्ट कहेंगे, एक को आप अजय सेकंड कहेंगे, है ना? ऐसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपने जो आधार चूज किया है इस केस के अंदर, जो मैंने आपको उदाहरण दिया इसके अंदर, आपने उसको डेट ऑफ बर्थ आपने आधार चूज किया। क्या हो सकता है आप उसका जन्म का स्थान भी देख लें, भाई ये राजस्थान का है, ये उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, आप ऐसे। तो कुल मिला के कहने का मतलब, अगर डेट ऑफ बर्थ काम में ले रहे हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है। अगर आप उसका जन्म का स्थान काम में ले रहे हैं तो ज्योग्राफिकल डिवाइस है। आप कुछ और नाम लगा दें, अजय फर्स्ट, अजय सेकंड, अजय ए, अजय बी, अजय सी, है ना? कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका अल्फाबेटिकल डिवाइस होता है। सब्जेक्ट डिवाइस हो सकता है, अजय साइंस वाला, अजय आर्ट्स वाला, है ना? तो लाइक हम दोनों के जब दो चीजें सेम इस प्रकार से अगर हमको डिफरेंशिएट करना है, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करना था, हमारे पास डिवाइसेस दे रखे थे। रंगनाथन ने जो डिवाइसेस दिए 8 डिवाइसेस में से 5 के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, और उन एग्जांपल्स के जरिए हम लोग डिवाइसेस काम में लेके काम कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया था डिवाइस। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? डेप्थ क्लासिफिकेशन के अंदर राउंड्स एंड लेवल्स। मैंने आपसे कहा राउंड्स एंड लेवल्स की बात मैंने आपसे कही थी कि 5 चीजें हैं और 5 मूलभूत श्रेणियां, जिसको हम लोग PMEST के नाम से जानते हैं। PMEST के अंदर आप देखें इनकी पुनः आवृत्ति हो सकती है।
रंगनाथन ने ये तो कह दिया कि किसी एक विषय की अगर बात करेंगे तो एक विषय में मूल रूप से केवल 5 तत्व ही आपको मिलेंगे। कि जब प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से है, सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से है, यूनिवर्स का निर्माण 5 तत्वों से है, तो इस प्रकृति में हर एक चीज का निर्माण भी कुल मिला के 5 तत्वों से ही है। जब संपूर्ण संसार विश्व ही 5 तत्वों से मिलकर बना और तो इसके अंदर जितनी भी चीजें, बट ऑब्वियसली बात है कि वो 5 तत्वों से मिलकर ही बनी होगी, चाहे वो विषय ही क्यों ना हो। तो ग्रंथ ने कहा कि प्रत्येक विषय और प्रत्येक विषय का शीर्षक जो है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो आपको जब भी आप क्लासिफिकेशन करें, आप कोशिश करें कि मूल वर्ग पहचान ले, आप मेन क्लास ढूंढ ले कि कौन सी है। मेन क्लास ढूंढने के बाद, मेन क्लास को ढूंढने का कोई तरीका नहीं बताया, ग्रंथ ने कहा कि मेन क्लास आपको अपने विवेक से ढूंढनी है। इसलिए स्कीम का नाम रखा है एनालिटिको सिंथेसिस, विश्लेषणात्मक, है ना। एनालिटिको मतलब क्या होता है? विश्लेषणात्मक, यानी कि आपको विश्लेषण करना है, आपको खुद अपना दिमाग लगाना है कि किताब के ऊपर कोई टाइटल लिखा हुआ है, कार्डियोलॉजी लिखा हुआ है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, या कुछ भी आपको आपको दिखता है, उसके अंदर हार्वेस्टिंग लिखा हुआ तो ये एग्रीकल्चर के अंदर जाएगी, ये कार्डियोलॉजी लिखा हुआ तो ये आपके मेडिकल साइंस में जाएगी, इसके ऊपर अगर ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है तो ये आपकी मैथमेटिक्स के अंदर जाएगी, इसके अंदर साउंड एंड लाइट लिखा हुआ है, ये रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये फिजिक्स के अंदर जाएगी। तो थिंग्स आर दैट के रंगनाथन ने कहा कि आपको अपने हिसाब से, अपने विवेक से जो है आपको मेन क्लास ढूंढनी है। और मेन क्लास ढूंढने के बाद जब आप उसके बाद फर्दर जब आप क्लास नंबर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर ज्ञात करना है कि मेन क्लास के बाद इसके अंदर अब जो है 5, अधिकतम 5 तत्व हो सकते हैं। पांचों तत्वों को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, और मैंने आपसे कहा कि अगर 5 तत्वों की बात करें तो सबसे सरल कौन सा है? वो आपका समय है, उसके बाद आपका स्थान है, उसके बाद एनर्जी है, उसके बाद मैटर है, उसके बाद पर्सनालिटी। तो सबसे मुश्किल से अगर ढूंढा जा सकता है तो वो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। आमतौर पर ये विषय के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसकी पहचान जो होती है मुश्किल होती है। रंगनाथन ने उसी प्रकार से कहा कि जैसे हम अगर किसी को जानते भी हैं, किसी को भली बात जानते हैं, किसी का नाम जानते हैं, लेकिन नाम जानने के बाद भी रंगनाथन ने उदाहरण दिया कि हम उसके व्यक्तित्व के बारे में भली भांति अंकन नहीं कर सकते, हम उसका पता नहीं लगा सकते। होता ना, आप किसी के साथ भी रहते हैं, आपका अच्छा मित्र भी है, दोस्त भी है ना, तब भी आपको लगता है ना आप उसके व्यक्तित्व को आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाते। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तभी तो कहते हैं जब झगड़ा होता है, जब क्या कहते हैं कि मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकला, है ना। थिंग्स आर दैट, ये मैं आपको ऐसी बात इसलिए कर रहा था कि आपको याद रहेगा, व्यक्तित्व तो हम नहीं पहचान सकते, है ना, क्योंकि पूर्णतः वो उसका खुद का, भाई उसका नॉलेज का लेवल क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी सोच। इसलिए रंगनाथन ने कहा कि उसको पर्सनालिटी का कि जो पहचानना मुश्किल है वो क्या है? पर्सनालिटी। लेकिन समय तो दिख जाता है, समय तो साफ तौर पे दिख जाता है। आपके साथ में कोई भी रहता है, कैसा भी, तो आपको आपको देख के आप पता लगा सकते हो उसका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि टाइम इजी है, समय आसानी से देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। शीर्षक में अगर समय है तो हमें आसानी से देख सकते हैं। तो जो जो तत्व आपको पहचान में आते हैं, पर्सनालिटी आ गया, मैटर आ गया, एनर्जी आ गया, स्पेस आ गया, टाइम आ गया, सरल तो नीचे से स्टार्ट करेंगे आप, है ना। तो जो तत्व पहचान में आ जाएगा उसको आप उसके फैसेट में जाएंगे, फैसेट में जाने के बाद उसका आइसोलेट ढूंढेंगे, आइसोलेट ढूंढने के बाद उसकी कनेक्टिंग सिंबल के साथ अगर आप शीर्षक में लिख देंगे तो आपके पास पर्टिकुलर क्लास नंबर बन जाएगा। लेकिन रंगनाथन ने कहा कि एक से अधिक बार भी पर्सनालिटी को जरूर नहीं एक बार आए, एक से अधिक बार भी आ सकता है। पर्सनालिटी 1, 2, 3, 4 बार भी आ सकता है, एनर्जी बार बार आ सकती है, स्पेस बार बार आ सकता है, टाइम बार बार आ सकता है। तो इनका बार बार आना क्या कहलाएगा? राउंड्स एंड लेवल्स कहलाएगा। टाइम के 2 स्तर मैंने आपको बताए थे, स्थान के मैंने आपको 2 स्तर बताए थे। इन दोनों के अंदर स्तर है, राउंड्स नहीं है, यानी कि आवृत्ति नहीं है, स्तर दे रखे हैं उसके अंदर, तो वहां पर लेवल्स दे रखे हैं, राउंड्स नहीं है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के अंदर लेवल्स नहीं है, राउंड्स है। फिर उसके बाद पर्सनालिटी और मैटर की बात करें तो उसमें राउंड्स भी हैं और लेवल्स भी है। तो उनका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि राउंड्स एंड लेवल्स है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके राउंड्स है किसके लेवल्स नहीं है। आमतौर पर सवाल ये पूछा जाता है कि अगर आपके सामने 2m लिखा हो या 2p लिखा हो, तो अगर आगे अंकन लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये व्यक्तित्व का दूसरा आवर्तन। पीछे नंबर लिखा हुआ है यानी कि P2, क्या कहलाएगा? वो व्यक्तित्व का दूसरा स्तर कहलाएगा। तो स्तर का नंबर पीछे आता है और आवर्तन का नंबर आगे आता है। तो ये आवर्तन स्तर की कहानी है, मैंने ये काम कर ली थी। देन उसके बाद मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी जिसका नाम है सिस्टम्स एंड स्पेशल। और सिस्टम एंड स्पेशल मैंने आपको बताया था कि सिस्टम एंड स्पेशल का अंकन देखा रंगनाथन ने कुछ क्लासेस के अंदर ही ऐसी व्यवस्था दे रखी, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपका एल मेडिसिन का है। और एल मेडिसिन के अंदर देखेंगे तो आपको सिस्टम और स्पेशल भी दे रखा है, यानी कि एक ही मुख्य वर्ग को भी अन्य वर्गों में विभाजित कर रखा है। यानी कि अगर देखे जाए तो वहां पर वो कैनोनिकल क्लासेस नहीं है, कैनोनिकल क्लासेस भी होती है। आज हम कैनोनिकल क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे। जब एक मेन क्लास को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो आपकी क्या बनती है? कैनोनिकल क्लासेस बनती है। लेकिन हम यहाँ पर एल मेडिसिन के अंदर जो है कैनोनिकल क्लासेस नहीं बना रखी है। एल मेडिसिन के अंदर तो सिस्टम अलग कर रखा है। जब एक ही मेन क्लास के अगर अलग टुकड़े हो जाते हैं तो उनको कैनोनिकल क्लासेस कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स की बात करेंगे, आप केमिस्ट्री की बात करेंगे, है ना,
आप इसके अंदर सॉरी फिजिक्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री में नहीं है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स को भी अलग अलग मुख्य वर्गों में बांट रखा है, मैथमेटिक्स को भी अलग अलग मुख्य वर्गों में बांट रखा है। तो एक मेन क्लास के टुकड़े कर दिए। भाई मैं बात करूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा, मैं अलजेब्रा की बात करूंगा, मैं आपसे ज्योमेट्री की बात करूंगा। तो मैथमेटिक्स के पार्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्री उसी का पार्ट है, ज्योमेट्री उसी का पार्ट है। तो मैथ्स के ही अलग अलग पार्ट है आपके, तो वो अलग अलग क्या कहलाएंगे आपके, कैनोनिकल क्लासेस कहलाएगी। ऐसे फिजिक्स के भी अलग अलग पार्ट है आपके, साउंड है, लाइट है, रेडिएशन है ना, मैटर है। तो ये आपका क्या फिजिक्स का अलग पार्ट है। लेकिन जब हम एल मेडिसिन की बात करते हैं तो एल मेडिसिन के अलग अलग पार्ट नहीं है, वो तो पद्धति सिस्टम ही अलग है। ऐसा नहीं कि एलोपैथी के अंदर हम जा रहे हैं अलग अलग पार्ट मिल रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन सिस्टम अलग हो गया, एलोपैथी अलग हो गया, आयुर्वेदिक अलग हो गया, यूनानी अलग हो गया, सिद्ध अलग हो गया, होम्योपैथी अलग हो गया, तो सिस्टम अलग। तो जब अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग हो जाएंगे तो उनके लिए क्या दे रखा, सिस्टम के अंकन दे रखे। सिस्टम के अंकन बनाने का जो तरीका है, रंगनाथन ने वहां पर भी क्या लगाया, सीडी लगाया, यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस लगाया। जो पद्धति जिस वर्ष में, जिस शताब्दी में, जिस समय पर बनी, उसका अंकन आप लगा दे साथ में, तो क्या बन जाएगा, वो सिस्टम हो जाएगा। वो सिस्टम हो गया। स्पेशल का मतलब ये है कि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ट्रीटमेंट को आप किसी के पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप यूजर को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बनेंगे, आप स्पेशल बनेंगे। तो यूजर है, चाइल्ड अलग है, फीमेल अलग है आपका ना, देन उसके बाद ओल्ड एज पर्सन अलग है। आपने इनके भी नंबर्स बना दिए तो वो क्या कहलाएंगे, आपके स्पेशल करेंगे। सिस्टम स्पेशल दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। जब आ जाएंगे तो बीच में कॉमा लगा के आप कर लेंगे। और वैसे तो मुख्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं, मेन क्लास के साथ जब पी पक्ष जोड़ते हैं तो हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर बीच में सिस्टम स्पेशल आ जाए तो फिर वो बताने के लिए कि भाई ये मेन क्लास है, ये सिस्टम है, ये स्पेशल है, ये पी पक्ष है, उसके लिए फिर हम लोग क्या है, कॉमा का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए कि डेप्थ क्लासिफिकेशन का पार्ट, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेप्थ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको क्लासिफिकेशन को हम लोग और आगे जैसे गहराई में हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए कुछ चीजें, जैसे कि आज की क्लास के अंदर कुछ और चीजें करेंगे। पिछली क्लास के अंदर 3 चीजें हमने करी थी, मैंने आपको बता दिया था। डिवाइसेस आपने किया था, देन उसके बाद राउंड्स एंड लेवल्स किया था आपने। इन सब चीज, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सबके ऊपर सवाल बनता है। सिस्टम एंड स्पेशल भी क्वेश्चन बनता है, राउंड्स एंड लेवल्स भी क्वेश्चन बनता है, देन उसके बाद डिवाइसेस पढ़ा आपके, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अब आज की क्लास में इसका जो बचाव पार्ट हम लोग करते हैं, एक आपका कॉमन आइसोलेट है, एक आपका कैनोनिकल क्लास है, और एक आपका अपूपा प्रिंसिपल। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन आइसोलेट की बात करते हैं। कॉमन आइसोलेट यानी कि इसका मतलब होता है सामान्य एकल, ठीक है। कॉमन आइसोलेट यानी कि सामान्य एकल की बात करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे कैनोनिकल क्लास की बात करेंगे, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम लोग अपूपा प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक है। कॉमन आइसोलेट समझते हैं क्या होता है, पहले ही बताते, मैंने शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट की तभी मैंने कॉमन आइसोलेट आपसे कहा था। कॉमन मतलब क्या हो गया, सामान्य हो गया। एकल मतलब पहचान, यानी कई बार क्या होता है जब आप सब्जेक्ट के अंदर जब आप क्लास नंबर बनाते हैं तो आप देखते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मेन क्लास से कोई लेना देना नहीं, उनको किसी भी मुख्य वर्ग के साथ काम में लिया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ डिक्शनरी, क्या कहा मैंने, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या है, अब डिक्शनरी केवल मैं डिक्शनरी कह दूं तो इससे कोई क्लास नहीं बन रही, आप समझिए आप। लेकिन उसके साथ में मैं सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिक्शनरी को जोड़ सकता हूँ, आप समझे। तो डिक्शनरी क्या हो गया, एक प्रकार से कॉमन आइसोलेट। मैं कह दूं रिपोर्ट, अब रिपोर्ट क्या है, किसी की भी हो सकती है वो रिपोर्ट, फिजिक्स की भी हो सकती है, केमिस्ट्री की भी हो सकती है, बायोलॉजी की हो सकती है, मेडिकल भी, समझे बात को। मैं कहूँ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट तो किसी की हो सकता है, आप समझे बात को। तो ऐसी चीजें जब हम लाइब्रेरी में जब क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो ये समस्या आपके साथ आती है कि आपको, आप लिखा हुआ डिक्शनरी लिखा हुआ, या आपके पास कुछ है ना सीरियल पब्लिकेशन। अब सीरियल पब्लिकेशन तो किसी भी विषय का हो सकता है। तो आपको, हम क्या करते हैं, इन कॉमन आइसोलेट्स को ऐसे एक लिस्ट बना रखी है, रंगनाथन ने बताया कि ये लिस्ट है, इनसे ही आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, और इनको आप किसी भी मुख्य वर्ग के साथ काम में ले लें। तो जब आप काम में ले लेंगे तो आप परफेक्ट नंबर आप बना सकते हैं। कॉमन आइसोलेट्स 2 प्रकार के बताए, रंगनाथन ने बताया कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं एसीआई बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पीसीआई बोलते हैं। एंटी री राइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्ट री राइजिंग कॉमन आइसोलेट। एक जो पहले काम में लिए जाते हैं और एक जो बाद में काम में लेते हैं। पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊं, और दोनों के बीच में अंतर क्या है, एक को चिन्ह के साथ प्रयोग करो, एक को बिना चिन्ह के साथ प्रयोग करो, यानी आप कनेक्टिव सिंबल लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो अगर देखा जाए तो 5 चीजें हमारे पास हैं। कौन कौन सी है, PMEST, 5 चीजें। आप 5 चीजों में देखा जाए तो रंगनाथन ने इन 5 चीजों में से 2 के टुकड़े अलग किए, 2 टुकड़े किए इनमें। पता कौन कौन से, एक तो है एस और टी का, वहां पे 5 है ना आपके पास, PMEST। तो एस और टी जो है वो दोनों क्या अलग है, दोनों अलग इसलिए कि दोनों की क्या कर दिया, टेबल बना दी। और आप स्पेस टेबल में जाओ, जो भी अंकन है आप लेकर आ जाओ, डॉट के साथ जोड़ देना।
टाइम वाले टेबल में जाओ, जो भी अंक ने बन जाए लेकर जाओ, इन्वर्टेड कॉमा से जोड़ देना। तो एस और टी तो अलग हो गए, और बाकी पी एम ई ये तीनों अलग है। तो जो पी एम ई है ये तीन है, इन तीनों को तो शेड्यूल के साथ दिया है। हर क्लास के अंदर जाओगे आप देखेंगे तो पी एम ई, मैथमेटिक्स के पी एम ई अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बॉटनी के, जूलॉजी के, एजुकेशन के, साइकोलॉजी के, जेड लॉ के, सबके पी एम ई अलग है। वो मेन क्लास के अंदर लिखे, शेड्यूल में साथ में लिखे। लेकिन एस और टी तो कॉमन है, सबके साथ कहीं पर भी दिया। तो ये जो कॉमन है, इनसे क्या बना, कॉमन आइसोलेट भी बना है। समझिए आप, तो पहला कॉमन आइसोलेट जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसीआई, वो स्पेस और टाइम के साथ ही जुड़ता है, समझिए। और दूसरा है पीसीआई, पोस्ट रिलीजिंग कॉमन आइसोलेट, वो किसके साथ जुड़ेगा, वो पीएमई के साथ जुड़ेगा। समझ रहे हैं बात आप? तो दोनों का आप देखें, तो आज कॉमन आइसोलेट की बात करेंगे। कॉमन आइसोलेट देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप सुनोगे तो आपको बहुत सरल, आपको लगेगा हाँ इतनी सी तो बात है इसमें। कॉमन आइसोलेट की बात हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला एक ही करके, आज की क्लास सबसे पहला कॉमन आइसोलेट है। यानी कि कॉमन आइसोलेट का अगर कहें तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सामान्य एकल कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक ही ये हमारा सामान्य एकल, जिसको आमतौर पर सामान्यतः हम इसको काम में ले सकते हैं। अब सामान्यतः आप इसको काम में लेंगे तो आप क्या देखिएगा, आपको कॉमन आइसोलेट की बात करते हैं। थोड़ा सा लिखा हुआ, इसको आप पढ़ेंगे मेरे साथ। क्या लिखा हुआ, किसी विषय से संबंधित एकल विचार। मैंने आपको पहले भी कहा आइसोलेट का मतलब क्या होता है, एकल विचार, यानी किसी विषय से संबंधित एक विचारधारा, एक अवधारणा। ठीक है, क्या कहना है, जिनका प्रयोग किसी भी, क्या लिखा हुआ, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया, यानी सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, मेन क्लास, यानी कि हम ऐसी बात कर रहे हैं जो 42 मेन क्लासेस में किसी के साथ भी काम में ले सकते हो आप, उनकी बात कर रहे हैं। इन्हें हम लोग क्या करते हैं, सामान्य एकल कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करने से विषय का क्या बनता है, एग्जैक्ट नंबर बनेगा आपका। आपको परफेक्ट नंबर बनाना है तो बनेगा आपका। मैंने कहा ना, परफेक्ट नंबर बनाने के लिए कोई काम करें तो विषय का सटीक नंबर बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आप देखिए यहाँ पर। एक एक तो क्या कहेंगे हम लोग इसको, आप लोग लिखा हुआ आपका, क्या लिखा हुआ, एक एसीआई, एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट, दूसरा क्या दे रखा, पीसीआई दे रखा, पोस्ट राइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, क्लियर है। दोनों में अब क्या अंतर है तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोनों में बहुत सिंपल सा अंतर, यहाँ पे एक एक करके डिफाइन करेंगे इसको। एक एसीआई, एक पीसीआई। पहले हम बात करते हैं किसकी, एसीआई की, एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलेट। नाम आपको याद रखना है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट बात एसीआई के संबंध में। यह सामान्य एकल जो क्या है, पहली चीज बिना किसी योजक चिन्ह। आपको बता रहा हूं दोनों में अंतर क्या है। तो आपसे ये भी सवाल पूछ ले कि कॉमन आइसोलेट में कौन सा कॉमन आइसोलेट जो है बिना चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, पहले वाला, जिसकी हम क्या बात करें, जिसको हम लोग एसीआई। भाई दो हो गए ना, एक एसीआई एक पीसीआई। एसीआई जो पहले एंटी रिराइजिंग और पोस्ट रिराइजिंग। एसी यानी कि जो बिना किसी योजक चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती सामान्य एकल कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तीन कौन से, तो मैंने आपको बताया कि देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, पी एम ई एस और टी। तो क्लियर आपको, तो मैंने अलग दो टुकड़े है ना, ये अलग है और ये अलग है, देखा जाए तो, है ना। कैसे है तो मैंने आपको बता दिया। तो एस और टी तो क्या है, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ काम आ रहा है, ये भी किसी भी मुख्य वर्ग के साथ काम आ रहा है, ये कर दिया हमने। अब एस और टी की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये हम, ये जो है कौन से, एसीआई जो है, एसीआई किसके साथ काम कर रहा है, तो एसी और एस और टी के साथ ही काम कर रहा है, समझे। एसीआई किसके साथ काम कर रहा है, एस और टी के साथ। और पीसीआई जो है वो पीएमई के साथ काम। अंतर समझ में आ रहा है, दोनों का मैं बांट दिया, एक हमने कर दिया एसीआई और पीसीआई। अब कितने प्रकार के हैं ये, तीन। तो कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए इनकी पोजीशन आएगी। पोजीशन कैसे आएगी, एस के पहले, एस के बाद और टी के बाद, पोजीशन में ये बनेगी। तो एस और टी के साथ ही काम आ रहा है, तो पोजीशन तो तीन बनेगी ना, क्या बनेगी, एस के पहले, एस के बाद और टी के बाद, हो गई। कुछ भी कहते हैं, इस प्रकार से आप काम में लेंगे। इज इट ओके, समझ में आ रही बात। नाउ तीन प्रकार के कौन से, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि तीन प्रकार के अगर आप देखेंगे, तीन आपको कौन कौन से मिलेंगे। एसीआई यानी कि पूर्ववर्ती सामान्य एकल, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस एंड आफ्टर टाइम। क्लियर, ये किसके साथ काम आ रहे हैं, एस और टी। इज इट ओके, बिफोर स्पेस,
आफ्टर स्पेस आफ्टर, क्लियर, सिंपल से याद रह जाएगा ना। PMEST हमने कर दिया तो दो टुकड़ों में अलग कर दिया हमने, S और T को अलग कर दिया। तो S और T के साथ जो भी काम आ रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी रिएक्शन कॉमन आइसोलेट कहते हैं। और ये तीन प्रकार के हैं, और तीन कौन कौन से, S से पहले, S के बाद और T के बाद, इनको हम लोग तीन प्रकार कहते हैं। और तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल। इनको हम लोग चिन्ह काम में ले रहे हैं, नहीं, विदाउट सिंबल। तीनों कैसे काम आ रहे हैं, विदाउट, कैसे काम आ रहे हैं, बिना चिन्ह की काम आ रहे हैं। ये तो ACI ही है। अगर PCI की बात करें तो कौन से आएंगे, तो वो PME के साथ काम आएंगे, और कैसे काम आएंगे, वो चिन्ह के साथ काम आएंगे, बस इतना अंतर। ठीक है, यहाँ पर देखें तीन है, कौन कौन से, कैसे काम रहते हैं। आप बिफोर स्पेस, तो ये हमें सिर्फ याद करने दे रखे, क्योंकि समय दे रखे, केवल हमें याद करने और कुछ भी नहीं करना। तो क्या एग्जाम में सवाल बनता है मैं आपको बताऊं। पहला कौन सा हो गया, ठीक है, स्थान पक्ष से पहले। स्थान पक्ष से पहले कौन से, आपके सामने ये लिखे, ये सारे लिखे, जितने भी कॉमन आइसोलेट हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करा गया है, स्मॉल एस। ये आप समझ रहे हैं। आप पहली बात तो क्या याद है आपको, जितने भी कॉमन आइसोलेट्स कैसे हैं, स्मॉल एस से लेकर जेड से रिप्रेजेंट किए गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले याद क्या करना है, अगर बिब्लियोग्राफी है तो किससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस से। कॉन्कॉर्डेंस है तो आप सी से करेंगे, टेबल है तो किससे करेंगे, आप डी से, फॉर्मूला है तो आप ई से करेंगे, एटलस है तो एफ से, साइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ये की बात है। देन उसके बाद क्या देखा, पीरियोडिकल। ठीक है, साइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं आप यहाँ पर, या इसको क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए आप ये काम मिलेंगे। ठीक है, पीरियोडिकल, देन पीरियोडिकल में भी क्या आपका सीरियल पब्लिकेशन है, कॉन्फ्रेंस आप पी से करेंगे, हिस्ट्री है आप स्मॉल बी से करेंगे, और बायोग्राफी आप क्या करेंगे, आप डब्ल्यू से करेंगे। सारी चीजें याद नहीं करनी, कुछ चीजों पर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। कौन कौन सा बता दूं आपको याद करना, पहले तो याद कर लेना, क्या स्मॉल एस क्या आएगा, बायोग्राफी आएगा, ये पूछ लेते हैं। देन एटलस के लिए क्या पूछते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है आमतौर पर। एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी के लिए, इनके लिए कौन से कॉमन एसिड काम में रहते हैं, स्मॉल के काम में रहते हैं। पीरियोडिकल के लिए आप जो है एन काम में रहते हैं, और सीरियल पब्लिकेशन के लिए आप एन काम में रहते हैं। पिछली बार एग्जाम के अंदर जो है ये एन पर सवाल पूछा गया, तो KVS में भी आ चुका है, NVS में आ चुका है, UGC एंटी नेट में आ चुका है। तो ये जो सवाल आते हैं ना, मैंने देखा आमतौर पर उनको बार बार रिपीट भी किया जाता है ना। तो सीरियल पब्लिकेशन के लिए क्या है आपका, स्मॉल एन है, आपको याद रखना है। पीरियोडिकल के लिए एम है। बाकी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आया, हिस्ट्री के लिए नहीं आया, बायोग्राफी के लिए अगर देखें तो मुझे लगता है बायोग्राफी के लिए आप याद कर लें, तो स्मॉल डब्ल्यू जो है वो बायोग्राफी के लिए काम रहते हैं। और इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द ACI, यानी कि एंटी री राइजिंग कॉमन आइसोलेट। क्या कहेंगे इसको, ACI, एंटी री राइजिंग कॉमन आइसोलेट। और एंटी री राइजिंग कॉमन आइसोलेट भी कितने प्रकार के आपके, तीन प्रकार के है ना। कौन सा, एक तो स्थान पक्ष से पहले, अभी जो हम बात करें किसकी बात करें, हम स्थान पक्ष से पहले वाले की बात करें। ठीक है, इसमें से क्या याद करना है वो मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकंड आपका है आफ्टर स्पेस। तो बहुत सारे, लेकिन मैंने जो आपको याद करने हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको ना। स्पेस के पहले हो गया, सेकंड क्या है, स्पेस के बाद। स्पेस के बाद में दो आप याद करने हैं, एक आर और एक एस। तो याद रह जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, रिपोर्ट, और एस से क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा, सिंपल है। आर से, स्मॉल आर से रिपोर्ट है, और स्मॉल एस से क्या है, स्टेटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी और रिपोर्ट की बात की जाए। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं आपके, ये कहाँ लगेंगे, स्पेस के बाद लगेंगे। प्लस के बाद आफ्टर, तीसरा क्या था, आफ्टर टाइम, यानी कि टाइम के बाद, टाइम के बाद लगाना है। टाइम के बाद लगाएंगे तो क्या लगेंगे आपका, एक तरह का कमीशन रिपोर्ट, तो स्मॉल टी से दिखेंगे। जैसे टाइम वाला है तो टाइम वाला आप याद रखें, टाइम वाला आमतौर पर किससे दिखा रहे हैं, वो हम लोग टी से दिखा रहे हैं, ये T4 T5 टी से दिख रहा है आपको। लिटरेचर के लिए हमने V5 लिखा है, और अपना ट्रेडिशन के लिए हमने V6 लिखा है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब तक जो भी सवाल आया है वो आपका बिफोर स्पेस वालों पर ही सवाल आया है, आफ्टर स्पेस और आफ्टर टाइम वालों पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इज इट ओके। इनमें सिंबल्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट करेक्ट। अब जैसे इनका जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल करते हैं, आप शीट की जगह आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। आप देखें यहाँ पर, आपकी कंसंट्रेशन यहाँ रहेगी तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
क्या लिखा हुआ है? इज इट ओके? इसको छोड़ दो, अभी अपन इसकी बात करें। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब क्या बनाना है? अपना बनाना है डिक्शनरी। डिक्शनरी नंबर कहाँ से लाओगे? डिक्शनरी नंबर कहाँ से लाओगे आप? ACI, एंटी राइजिंग कॉमन एसिड। एंटी राइजिंग कॉमन एसिड में भी 3 है। ये कौन सा है? स्पेस से पहले। तो मैंने आपसे कहा कि आपको डिक्शनरी बनानी हो, एनसाइक्लोपीडिया बनाना हो आपको, तो क्या काम मिलेंगे आप? स्मॉल। ओके, डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस बना लिया आपने। अगर फिजिक्स की डिक्शनरी बनानी है तो क्या बनेंगे आप बताइए? डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की डिक्शनरी बनी है, क्या बनेगी? फिजिक्स मेन क्लास किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? टी से करते हैं। टी तो आ गया, ये डिक्शनरी बनानी तो बन गया। ये क्या है? फिजिक्स डिक्शनरी। मैथमेटिक्स की बनानी हो तो इज इट ओके? एजुकेशन की बनानी हो तो इज इट ओके? तो डिक्शनरी बनानी है, क्या करेंगे आप? के लगाए। तो ये जो के है आपका, ये जो आप के लगा रहे हैं, ये क्या हो? किसी के काम, क्योंकि ये क्या है? दिस इज नोन एज कॉमन। इज इट ओके? बात समझ में नहीं आपको? कॉमन आइसोलेट का मतलब ये, हम किसी भी मेन क्लास के साथ जोड़ रहे हैं उसको, है ना, बिना किसी शर्त के तो जोड़। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन। हम काम में ले रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मैंने आपको बता भी दिया कैसे। नेक्स्ट आप देखें, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा हुआ? एकेडमिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ राजस्थान। कैसे करेंगे इसको, वो बता रहा हूँ मैं आपको। एकेडमिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ राजस्थान, क्या लिखा हुआ? फिर एक इसे और क्या लिखा हुआ? एकेडमिक। इन तीनों में अगर मेन क्लास देखें तो कौन सी मेन क्लास? क्या आपकी? एजुकेशन की बात हो रही है ना, एजुकेशन की बात। एकेडमिक्स का मतलब ही शैक्षणिक। तो शैक्षणिक सांख्यिकी की रिपोर्ट एक तरीके से ये है ना राजस्थान की। तो टी मतलब क्या हो गया? एजुकेशन हो गया आपका। राजस्थान क्या होगा? और स्टेटिस्टिक्स किससे आता है? पढ़ा आपने अभी। रिपोर्ट आर से आता है, स्टेटिस्टिक्स से आता है, एस से आता है। लेकिन इसकी पोजीशन क्या थी? ये बिफोर स्पेस था या बाद में? स्पेस के बाद में था। स्पेस के बाद में। तो स्पेस को क्या करेंगे अपन? पहले लिखते हैं, तो पहले स्पेस लगा दो। 4437, और इसको क्या लगा दो? बाद। समझ में बात? स्पेस कैसे आएगा? ये कॉमन आइसोलेट तो है, लेकिन कॉमन आइसोलेट भी एसीआई, एसीआई में भी 3 प्रकार के, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस और आफ्टर टाइम। तो ये कौन सा था आपका? आफ्टर स्पेस। तो इससे पहले स्पेस लगाएंगे और फिर बाद में क्या करेंगे हम? इसलिए। इज इट ओके? नेक्स्ट, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। लिखा हो बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन। ठीक है, तो बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन का नंबर बनाना है तो किससे बनाएंगे? देखिए आप, पहले क्या आएगा? बायोग्राफी, फिर क्या आएगा? लेकिन इनमें मेन क्लास क्या है? क्या चाहिए हमें? मेन क्लास। मेन क्लास कहाँ से लाओगे आप? ये किताब कौन सी मेन क्लास? लाइब्रेरी साइंस, है ना? कौन सी लाइब्रेरी साइंस दिख रहा है आपको? लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस का मतलब, ठीक है, पहले तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? रंगनाथन दे रखा है, और वहां पे क्या दे रखा है? रंगनाथन। तो ऐसे तो बनेगा नहीं रंगनाथन। कोई भी नाम, व्यक्ति, व्यक्ति को हम लोग किससे बनाते हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ से बनाते हैं। ये कॉलन के अंदर तरीका दे रखा है। तो सारे, बहुत सारे व्यक्ति, आप उसके अंदर डिफरेंस कैसे करोगे आप? तो डेट ऑफ बर्थ, हम ईयर ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उससे हम डिफरेंस बनाते हैं। तो ईयर ऑफ बर्थ बनाए आप, क्या बनेगा? 1892। 1892 कैसे लिखते हैं अपन? क्या बनेगा? एम। ये बनता है आपको। तो रंगनाथन वाला काम तो हो गया। M92। अब यहाँ पे क्या लिखा? बायोग्राफी लिखा। तो बायोग्राफी कॉमन आइसोलेट दे रखा है। कॉमन आइसोलेट में बायोग्राफी किस रिप्रेजेंट करते हैं अपन? बायोग्राफी स्मॉल डब्ल्यू लिखा हुआ ना, आप नीचे लास्ट में लिखा बायोग्राफी। ए पे लिखा हुआ बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है, और उसी टेबल में लास्ट में क्या दे रखा? बायोग्राफी। मतलब तो बनाएंगे तो मेन क्लास, ये डब्ल्यू स्मॉल बायोग्राफी बिफोर स्पेस। स्पेस से भी पहले, टाइम से पहले, सबसे पहले आ रहा है।
हम लोग पहले क्या लगाएंगे, स्मॉल w लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, m। बन गया, तो बना लिया। इज इट ओके? ऐसा बना सकते हैं। अच्छा रंगनाथन के बने ऐसे, आप मुझे मेलविल डेवी के बना के बताओ, बायोग्राफी ऑफ मेलविल डेवी का नंबर बना के बताओ कैसे बना? बिना बोले, बिना बात के मेलविल डेवी का नंबर बना के बताइए। मेलविल डेवी की बायो, ये तो लिखा ना बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन, अगर लिखा हो बायोग्राफी ऑफ मेलविल डेवी तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल मेन क्लास तो पहचाननी होगी, बिना उसके नंबर ही नहीं बनेगा। वेरी गुड, बना लिया, बन गया। नेक्स्ट, क्लियर, वेरी सिंपल। ये बना, क्या समझते हैं? सवाल एक्चुअली जो मैंने पूछा ना, सवाल वो नहीं, सवाल इसके अंदर दूसरा है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर बीच में आ रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि मेलविल डेवी की जन्म तिथि भी याद होना जरूरी, ठीक है ना? कौन सी, 1800? ठीक है, वो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था बहुत इजीली। क्या कहा था आपसे, दोनों चीजें मैंने इसके अंदर एक रिलेशन बताया था आपको। रिलेशन क्या बताया था? मेलविल डेवी और रंगनाथन दोनों ने अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे किए। अगर मृत्यु पता है तो जन्म पे पहुंचोगे आप, मृत्यु का भी 1931। तो वो चीजें अपन ने जो पढ़ी थी वो हर चीज में लॉजिक था। 80 साल माइनस कर देंगे, 1851 बन जाएगा, 1851 बन जाएगा, तो 1851, यहाँ पर 90 पर इतना सी फर्क आएगा, 1851 हो जाएगा। 1851 यानी कि M51 आ जाएगा, बस इतना ही है। तो क्या बनेगा, 2WM51 बन गया, इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं। वैसे ही, वैसे ही होगा बायोग्राफी। और अगर देखेंगे तो लाइब्रेरी में क्या होगा, पहले पहले बायोग्राफी किसकी पड़ी होगी वहां पर, मेलविल डेवी की, और बाद में किसकी होगी, रंगनाथन की। तो अगर ऐसा रोल नंबर होगा तो अपने आप जम जाएगी ना, 2WM51 2WM92, उसके पीछे जाएगी किताब। ये तो क्लासिफिकेशन, समझे बात को? तो तरीका वो है कि हमने उसको अरेंज करने के लिए हमने एक नंबर बना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, मैं देखा हुआ ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस यानी कि लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस से सब्जेक्ट है हमारा लाइब्रेरी साइंस, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल इंडिया, तो इंडिया इसके अंदर आ गया अपने आप। लाइब्रेरी मेन क्लास मिल गई, और कॉन्फ्रेंस किससे मिल जाएगा, एसीए से मिल जाएगा, एंटी कॉमन। कॉन्फ्रेंस आपने देखा है, कॉन्फ्रेंस कहाँ मिलता है आपको, ठीक है? कॉन्फ्रेंस को अपन क्या करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्मॉल पीस हो गया, इंडिया का नंबर कितना हो गया, 44 हो गया आपका, लाइब्रेरी साइंस मतलब 2 हो गया। तो बन गया सब। क्या बनाएंगे अपन इसके अंदर, और ये क्या क्या देखा, 1990 मतलब क्या हो गया, 1090। इज इट ओके? अब बनाए आप यहाँ पर, तो 2 मेन क्लास, कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस पहले आ रहा है, तो देगा स्पेस से पहले, तो फिर आप इसको पी पहले लगा देंगे आप, 2P हो गया। देन उसके बाद इंडिया का नंबर कितना है, 4। इज इट ओके? 2P 4 हो गया। देन उसके बाद समय है तो क्या आएगा, N। बन गया आपका नंबर। ये नंबर कैसे बना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है, लेकिन आपको पहचान में आना चाहिए कि किसको हम कहाँ लगा रहे हैं और क्यों कैसे लगा रहे हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, क्या लिखा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट। अब इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट, तो यहाँ देखिए मेन क्लास तो क्लियर आपको, मेन क्लास क्या है, हेल्थ मेडिसिन, ठीक है? देन कौन सी है, इंडिया, तो इंडिया का नंबर क्या हो गया, ये बन गया इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट। क्या है आपका, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का क्या आता है, इज इट ओके? नेक्स्ट अगला एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल एटलस। एटलस है मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब यू, अपना लगा दे यू। एटलस का नंबर किससे आता है, स्मॉल एफ से आता है। एटलस का नंबर दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, समय दे रखा है। एटलस कौन से साल की है, 2020, तो अपन क्या करते हैं, पी लगा दिया।
उसको कोई कनेक्टिंग सिंबल की जरूरत नहीं है, बिना उसके कनेक्टिंग सिंबल आपने जोड़ दिया आपको। यहाँ अगर आप कॉमा भी लगाते हैं तो गलत नहीं है ना, अगर आप लगा दें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दें तब भी चलेगा, और नहीं भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पोजीशन इसी का होगी, समझ गए आप, इनकी पोजीशन है, तो स्पेस से पहले है ना, कोई टाइम के बाद है, तो आपको पहचानने में आना चाहिए। इज इट ओके? लास्ट एग्जाम्पल है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, यू, इंडिया। अब यहाँ पर दे रखा है कि पहले टाइम आएगा, फिर सर्वे कहाँ आ रहा है, सर्वे टाइम के बाद आ रहा है, तो लिखा हुआ सर्वे। तीनों कॉमन आइसोलेट मैंने काम में लिए, स्पेस से पहले वाले के एग्जांपल भी दिए मैंने आपको, स्पेस से बाद वाले भी दिए, और टाइम के बाद वाले। सर्वे कहाँ आता है, टाइम के बाद आता है, तो पहले टाइम आएगा उसके बाद सर्वे आता है। पहले हमने क्या लगाया, टाइम लगाया, और उसके बाद हमने क्या लगाया, सर्वे। लेकिन यहाँ पर कोई कनेक्टिंग सिंबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एसीआई है, और एसीआई बिना किसी चिन्ह के साथ जोड़े जाते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट, इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन। रिलीजियस मेन क्लास क्या हो जाएगी, क्यों, इंडिया का नंबर 44, और ट्रेडिशन का नंबर क्या आ रहा है, V6 दे रखा है, हमने इसको V6 लगाया, काम कंप्लीट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये हो गया आपके एसीआई। अब हम बात करते हैं किसी पीसीआई, यानी कि पोस्ट रिराइजिंग कॉमन आइसोलेट। हम लोग पीसीआई की बात करते हैं, एक हो गया आपका एसी हो गया, दूसरा आपका पीसी हो गया। ठीक है, पीसी की बात करें, लिखा हुआ है यहाँ पर, वह सामान्य एकल जो अपनी प्रकृति के अनुसार योजक चिन्ह के साथ जोड़े जाते हैं पूर्ववर्ती सामान्य एकल कहलाते हैं। कितने प्रकार के यहाँ पर दे रखे हैं, 2 प्रकार के दे रखे हैं आपको, और ये क्या करेंगे, योजक चिन्ह के साथ जोड़े जाएंगे, कनेक्टिंग सिंबल आप लगाएंगे फिर आप जोड़ेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ पर दे रखा है, ये कौन कौन से, यहाँ पर 2 दे रखे हैं आपके, पहला पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट, और दूसरे क्या आपका एनर्जी, मैटर के साथ नहीं दे रखा उसको। ठीक है, तो आपका एक पर्सनालिटी के साथ है और अपेयर है, तो पर्सनालिटी वाला जो कॉमन आइसोलेट होगा उसको आप कॉमा के साथ ही जोड़ेंगे, और जो एनर्जी वाला कॉमन आइसोलेट होगा उसको आप कॉलन के साथ जोड़ेंगे। क्लियर है आपको? ओके, सो एक आपका हो गया, 2 प्रकार के आपका, एक आपका पीसीआई, पीसीआई में आपके 2, पहला आपका पर्सनालिटी और दूसरा आपका क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एनर्जी। पीसीआई की बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट कौन कौन से, तो आप वो देखेंगे, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। एक है बी, बी किसका मतलब है, प्रोफेशन है, और डी मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन। नंबर दे रखा है वहां पर, प्रोफेशन का नंबर दे रखा है 20 से दे रखा है, लेकिन ये है कैसे, पर्सनालिटी, यानी कि जब भी जुड़ेंगे तो सिंबल आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ एनर्जी, एनर्जी के एग्जांपल देखें आप, दे रखा है जी मतलब दे रखा है क्रिटिसिज्म दे रखा है, और एफ का मतलब दे रखा है इन्वेस्टिगेशन। तो जितने बच्चे ना, मैंने देखा है कोटा ओपन से जब एग्जाम देते हैं वीएम में, वहां पर इनके नंबर जरूर आते हैं, एसी पीसी का पूरा पेपर में एक अलग सेक्शन आता है, अब एसी और पीसी बनाइए, क्लास नंबर्स बनाने होते हैं आपको, हम इन्हीं की बात करें, तो याद रह जाएगा, पीसीआई पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट, और ईसीआई यानी कि एनर्जी कॉमन आइसोलेट की हम लोग बात कर रहे हैं। दोनों के 2 एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, तब यहाँ पे देखेंगे आप, पी मतलब देखा प्रोफेशन, डी मतलब इंस्टीट्यूशन, और देखा जी क्रिटिसिज्म देखा, और एफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये करके एग्जांपल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहला देखा मेडिकल प्रोफेशन इन इंडिया, मेडिकल प्रोफेशन इन इंडिया, मेडिकल मतलब एल मेडिसिन, इंडिया मतलब 44, और अब प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशन कहाँ आएगा, तो ये सब पीछे तो सब बाद में आएंगे, बात तो पहले खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई, अब क्या हो गई, L.44 बन गया। अब किसका नंबर लगाना, प्रोफेशन का नंबर लगाना। प्रोफेशन क्या है, पर्सनालिटी है, तो कॉमा के साथ बी जुड़ेगा लास्ट, क्योंकि एसीआई नहीं, ये क्या है, पीसीआई है, समझ गए आप, पीसीआई यानी कि बाद में काम आने वाला, लेकिन है क्या है, पर्सनालिटी वाला, इसलिए हमने इसको कॉमा के साथ जोड़ा। ये बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इन इंडिया, देखें यहाँ पर, तो क्लास के अंदर आपको वैसे ही पहले, सबसे पहले तो पता चल रहा है बैंकर्स, मेन क्लास क्या आ गई। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इन इंडिया, अब इंडिया का नंबर कितना है, इंस्टीट्यूट का नंबर क्या है। ठीक है, तो अब बैंक, अब ये एक्स से इकोनॉमिक्स बनता है, लेकिन अगर बैंकर देखेंगे तो बैंकर का नंबर कितना है पूरा। ठीक है, क्या बनेगा आपके, सिर्फ एक्स बोलूंगा तो क्या बनेगा, इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर मुझे जाके किसका नंबर ढूंढना है, बैंकर का नंबर ढूंढना था, क्या तो मिल गया मुझे, X61 बन गया। बैंकर, बैंकर भी कहाँ के, इंडिया के, और इनका भी क्या, इंस्टीट्यूट, समझ गए आप, ऐसे बन के आपका नंबर बनेगा। और ये आपका एक हो गया
एक प्रोफेशन का नंबर है आपका और मैंने एक नंबर आपको दे इंस्टीट्यूट को दे दिया, ये तो देन उसके बाद इधर का लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये कई बार एग्जांपल आया हुआ है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो लिटरेरी मतलब लिटरेचर, लिटरेचर मतलब कौन सी क्लास, ओ। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है आपका, जी है, लेकिन ये एनर्जी कॉमन आइसोलेट है, तो एनर्जी कॉमन आइसोलेट को कैसे जोड़ेंगे अपन, समझ आए? क्योंकि जी उस टेबल में दे रखा है, जी का मतलब क्या है, क्रिटिसिज्म का मतलब दे रखा है, जी दे रखा है, और जी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एनर्जी कॉमन आइसोलेटेड, आपको ऐसे जोड़ेंगे। नेक्स्ट है रखा रिसर्च इन कॉलन क्लासिफिकेशन। रिसर्च इन कॉलन क्लासिफिकेशन का मतलब आप देखिए यहाँ पर एक दर का कॉलन क्लासिफिकेशन और एक दर का रिसर्च। कॉलन क्लासिफिकेशन नंबर बना सकते हैं आप, कैसे बनेगा कॉलन क्लासिफिकेशन नंबर, 2:51 बनाया आपने, 2:51 तो क्या बना है, ये तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, कॉलन क्लासिफिकेशन नहीं बना। कॉलन बनानी तो कॉलन का क्या डालना पड़ेगा, सन, कोई क्लासिफिकेशन में डिफरेंस कैसे करोगे, सन डालोगे तो बनेगा, तो डीडीसी का यूडीसी सबका नंबर यही है, तो सबका एक ही नंबर बनेगा। कॉलन बनानी है तो कॉलन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एन, ठीक है, तो 2:51 यहाँ पर जो कॉमा नहीं आपको कॉमा लगा दीजिए, आपका मिस प्रिंट है, क्या बनेगा 2:51, क्या बनेगा इन्वर्टेड कॉमा में N30, क्या बन गया आपका ये कॉलन क्लासिफिकेशन बन गया। अब क्या बनाना है, रिसर्च बनाना है, तो रिसर्च किससे आएगा, यहाँ पर दे रखा है, और रिसर्च किससे दे रखा है आपको, ऐप से दे रखा है, आप देखेंगे वहां पर ऐप से मिलेगा, किसके साथ जोड़ेंगे इसको, ये एनर्जी कॉमन आइसोलेटेड कैसे जुड़ेगा, वो एफ के साथ। इज इट ओके, समझ में आ रही बात, ये कॉमन आइसोलेट्स की कहानी है। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए करवाए कि इतने एग्जांपल्स करने के बाद आपको आम तौर पे मेरे हिसाब से एसीआई पीसीआई के बीच में अंतर वो याद रहता है, और कुछ चीजें आपको अपने आप याद हो जाती है। इज इट ओके, एक सवाल एसीआई पीसीआई पे कॉमन आइसोलेट पे जरूर आता है, क्या क्या सवाल बनते हैं मैं आपको बता दूं। कॉमन आइसोलेट्स कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार, एक एसीआई एक पीसीआई। निम्न में से कौन सा कॉमन आइसोलेट जो है बिना योजक चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, एसीआई पुनः कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से हैं, तो स्पेस से पहले, स्पेस के बाद, टाइम के बाद, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की जीवनी बनानी हो तो निम्न में से कौन सा कॉमन आइसोलेट काम मिलेंगे, वहां लिखा हुआ AWYZ, समझ गए आप, तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर अपने प्रैक्टिस करी होगी तो पता चलेगा, बाकी तो फिर याद करें वो हो ही नहीं सकता। अपन क्या करेंगे वहां पर, डब्ल्यू, डब्ल्यू इसलिए कि मैंने आपको रंगनाथन की जीवनी बना के बताई, मैंने आपसे मेलविल डेवी का सवाल किया, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाती है, तो डब्ल्यू से अपन क्या बनाते हैं, जीवनी बनाते हैं। इज इट ओके, सीरियल पब्लिकेशन बनाना हो तो क्या करोगे, डिक्शनरी बनानी हो तो क्या करोगे, तो डिक्शनरी बनाने के लिए मैंने आपको डिक्शनरी का एग्जाम्पल दिया, जब भी आप इस एग्जाम्पल को देखो तो आपको दिमाग में के याद हो जाना चाहिए। तो एग्जाम में पूछेंगे सीरियल पब्लिकेशन इससे बनाएंगे, एम से बनाएंगे, एन से बनाएंगे, पी से बनाएंगे, कॉन्फ्रेंस किससे होगा, तो पी से होगा, डिक्शनरी किससे बनेगा, के से बनेगा, बायोग्राफी आपका डब्ल्यू से बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात रहेगी, तो आपका कॉमन आइसोलेट वाला क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। नहीं तो भी मैंने आपको टेबल बताई और टेबल में मैंने आपको बताया कौन कौन से कॉमन आइसोलेट आपको याद है, ठीक है। प्लस आपको सवाल, आपको टाइटल देकर आपके कॉमन आइसोलेट से आपसे क्लास नंबर नहीं बनवाया जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। देन दो तरह के हो गए, एक हो गया एसी हो गया, दूसरा हमारा पीसी हो गया। अगर पीसीए को देखें तो हम उसको योजक चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, पर्सनालिटी है तो कॉमा के साथ जुड़ेगा, एनर्जी है तो कॉलन के साथ जुड़ेगा, तो मैंने आपको उसके भी एग्जाम्पल। आमतौर पे सवाल एसी से आता है, पीसीए से नहीं आता, लेकिन कुछ भी आ जाए तो मैंने पूरा टॉपिक कवर किया, समझे, तो कुछ भी आ जाए उसमें आप कर सकते हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या लिखा हुआ, कैनोनिकल। कैनोनिकल क्लास इजी है, और कैनोनिकल क्लास को देखो आप समझेंगे मेरी बात, तो कैनोनिकल क्लास क्या है। जब रंगनाथन ने डिवाइड करना शुरू किया तो रंगनाथन ने कहा कि कई बार जैसे हम लोग लिख देते हैं मैथमेटिक्स लिख देते हैं, हम लोग फिजिक्स लिख देते हैं, या हम लोग जो है फिलोसॉफी लिख देते हैं, केवल देखा जाए तो ये सब्जेक्ट जो है ये अपने आप में भी सब्जेक्ट जो है कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथमेटिक्स में लोग पढ़ने वाले जो है अलजेब्रा पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोई देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, तो एक अलग ही ब्रांच हो गई ना। तो अगर एक ही विषय में अगर अलग अलग प्रकार के ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, जिनके ऊपर साहित्य उपलब्ध है,
और वो किसी और से रिलेटेड नहीं है आमतौर पर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का है तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, ज्योमेट्री का आमतौर पर अलजेब्रा से कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स में आप देखेंगे साउंड है, लाइट है, रेडिएशन है, तो मैटर है, मैटर का उससे साउंड लाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे देखा जाए जब एक मूल विषय अगर अलग अलग अन्य वर्गों में बट रहा है तो हमने हर प्रत्येक वर्ग को भी एक नंबर दी थी। तो रंगनाथन ने कहा कि रंगनाथन ने बोला बी मतलब मैथमेटिक्स है, लेकिन बी के अंदर भी जितने भी अलग अलग शाखाएं हैं तो हमने उसको अलग अलग कर दिया, B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे कर देते हैं। स्कूल में भी तो होता है, क्लास है, क्लास फोर्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हमने क्या बांट दिया, फिफ्थ ए फिफ्थ बी सेक्शन कर दिए। तो जैसे हम अलग अलग तरह के सेक्शन करते हैं स्कूल के अंदर क्लासेस के अंदर, वैसे उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि भाई ये मेन क्लास को भी अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, ट्रिग्नोमेट्री को अलग कर दिया, ज्योमेट्री को अलग कर दिया, मतलब B1 B2 B3 B4 B6 ऐसे करते करते बी को बांट दिया। ऐसे ही मैं जब फिजिक्स में तब भी मुझे ऐसी समस्या लगी तो मैंने फिजिक्स को भी बांट दिया। तो ये जो बांटने से जो वर्ग बने ये क्या कहलाएंगे, कैनोनिकल क्लास। इसको हम लोग केवल प्रमाणिक उपवर्ग कह रहे हैं, वर्ग नहीं है, वर्ग में उपवर्ग। हर क्लास के अंदर नहीं है ऐसी व्यवस्था, लेकिन जहां जहां है रंगनाथन को जहां लगा वहां पर रंगनाथन ने ऐसा काम किया। रंगनाथन ने बी मैथमेटिक्स में किया, सी फिजिक्स में किया, ठीक है। देन आर अगर आप देखेंगे तो वहां पर फिलोसॉफी में भी कर रखा है। वहां पर रंगनाथन को जब लगा तो कुछ क्लासेस के अंदर रंगनाथन ने इस प्रकार से अलग अलग वर्गों में बांटने की कोशिश की। ये क्या कहलाया आपके कैनोनिकल क्लासेस। इज इट ओके? एक मुख्य वर्ग को अन्य वर्गों में बांटना कैनोनिकल। अब कंफ्यूजन ये होता है कि जब आपने कर दिया जैसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का नंबर है B6, तो जब आप क्लास नंबर बनाते हैं तो B6 लिखते हैं तो B6 में सवाल ये था कि B6 में 6 क्या है। तो बच्चा दिमाग लगाता है B6 में बी मतलब तो मेन क्लास हो गया, 6 जुड़ा हुआ और बिना किसी चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये तो फिर पी पक्ष समझे आप। तो PMS लिखते हैं ना मेन क्लास, जब आप क्लास नंबर बनाते हैं तब क्या करते हैं, क्लास नंबर में मेन क्लास के साथ क्या जोड़ते हैं आप, पी, और बिना किसी चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। आपको क्लास नंबर दे देगा भाई ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, क्लास नंबर का B6,3 है, B6:3 अगर ये दे रखा है तो इसमें B6 में 6 क्या है, तो बच्चा लगता है कि 6 जो है पी पक्ष, तो क्यों B6 में 6 पी पक्ष नहीं है, क्योंकि वो कैनोनिकल क्लास। C6 में 6 लिखेंगे तो 6 सी के साथ अगर जो कोई लिखा हुआ है तो वो उसका कैनोनिकल क्लास, क्योंकि वहां पर कैनोनिकल क्लासेस है। आर में देखेंगे R1 R2 R3 R4 लिखा हुआ, तो आर आपको देखा फिलोसफी, तो आर में जो लिखा हुआ वो पी पक्ष नहीं है, वो कैनोनिकल क्लास। तो 2-3 क्लासेस का जैसी व्यवस्था वहां नहीं है, बाकी सब में तो है ही है, बाकी सब में पी पक्ष। कैनोनिकल क्लासेस पर भी सवाल आपसे पूछ सकता है, आपको याद हो। इज इट ओके? कैनोनिकल क्लासेस देखते हैं, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। कैनोनिकल क्लासेस में देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ प्रमाणिक उपवर्ग, प्रमाणिक उपवर्ग में देखते हैं लिखे हुए कॉलन के अंतर्गत रंगनाथन ने कुछ मुख्य वर्गों को श्रेणियों में विभाजित करने के बजाय कुछ मुख्य वर्गों को श्रेणियों में बांटने की, श्रेणियां मतलब PMEST, तो श्रेणियों में बांटने की बजाय परंपरागत उपवर्गों में बांटा, यानी कि परंपरागत जो चलते हुए आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में अलग से चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, ज्योमेट्री अलग है, अलजेब्रा अलग है, तो हमने उन्हीं शाखाओं को साथ में लिया और उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने प्रमाणिक उपवर्ग का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैनोनिकल क्लासेस कहते हैं, जिसको हम लोग PC कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, कहाँ पर है, बी मैथमेटिक्स में मिलेगा, दिख रहा है आपको क्या लिखा बी मैथमेटिक्स में। B1 मतलब अर्थ में, ठीक है, B2 मतलब अलजेब्रा, B3 एनालिसिस दे रखा, B5 ट्रिग्नोमेट्री दे रखा, B6 ज्योमेट्री दे रखा, B7 मैकेनिक्स दे रखा, B9 एस्ट्रोनॉमी दे रखा। ये क्या है आपके कैनोनिकल क्लासेस है। ये मैथमेटिक्स में ऐसी व्यवस्था है तो हमने दे रखी, ठीक है, मेन क्लास के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट, ऐसे और कहाँ व्यवस्था है, सी फिजिक्स में भी दे रखा है। फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। C1 मतलब फंडामेंटल, C2 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, C3 साउंड, C4 हीट, C5 लाइट एंड रेडिएशन, C6 इलेक्ट्रिसिटी और C7 का दरकार। इज इट ओके? आपको ये देखने को मिलेगा। अब एग्जांपल्स करते हैं, देखिए एग्जांपल में बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बनाना नहीं, आपको केवल देखना है। दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर टाइटल लिखा हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपको पहली बार तो पता ही चलेगा कि जाना कहाँ है। मेन क्लास क्या है, मेन क्लास है आपके एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्र में दे रखा है यहाँ पर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर होता है। तो एस्ट्रोनॉमी का लिखे तो क्या लिखेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आपको वहां पर B9 दे रखा है। उसके बाद स्टैंडर्ड का नंबर है 165 दे रखा है एनर्जी में, और इंडिया का मतलब कितना का 4। लेकिन मेन क्लास क्या है, B9, B9 में आपको जाना पड़ेगा। तो B9 दे रखा है जहाँ पर
अब देखने वाला क्या बोलेगा, अगर आपको एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछ ले, बहुत सिंपल सा है, अगर आपसे पूछेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का यदि क्लास नंबर ये है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये बी मतलब क्या होगा मेन क्लास। आपसे पूछ ले 9 क्या है, 9 पी नहीं है, ये क्या है, समझ रहे हैं आप, ये पी पक्ष नहीं है, वो क्या है, कैनोनिकल क्लास। आपने बी को भी अलग अलग वर्गों में बांट रखा, ये सवाल यहाँ पर बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ के अंदर देखा जहाँ पर एज ऑफ अर्थ, अगेन एस्ट्रोनॉमी आएगा B9, अर्थ का नंबर दे रखा है वहाँ पर 1 और एज का नंबर क्या दे रखा है 6 7, तो एनर्जी दे रखा है, तो वहाँ पर दे रखा है अर्थ का नंबर। यहाँ पर भी B9 जो है, ये फिर ये 1 जो है ये पी पक्ष है, ये तो एस्ट्रोनॉमी है पूरा, ये जो 1 है ये क्या है आपका पी है, ये क्या है आपका सीसी, और ये क्या आपका एनर्जी, ठीक है। पी को जोड़ा तो मेन क्लास के साथ जो है बिना किसी चिन्ह के साथ यहाँ पर जोड़ा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, क्या दे रखा है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स मतलब क्या होता है, लूनर मतलब चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो लूनर एक्लिप्स का नंबर दे रखा है, ये भी क्या है, इसके अंदर मेन क्लास क्या आपका B9, लूनर का नंबर क्या है आपका, ये B9 तो क्या है आपका सीसी है, आपका मेन क्लास है, ये 2 जो है ये आपका पी पक्ष है, और ये आपका क्या है आपका एनर्जी जो आपको फॉलोइंग के साथ जोड़ा। ये एग्जाम्पल्स है, इनको देखने से केवल आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर 2 क्लासेस है, एक आपका ये मैथमेटिक्स एग्जाम्पल है, ऐसे आपके फिजिक्स का एग्जाम्पल भी है, उसके अंदर देखा जहाँ पर आपको केवल क्या देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो है आपने उसके अंदर काम किया है, और कैनोनिकल क्लासेस आपने जो है उसके अंदर कैसे बने, तो ये बनी बनी व्यवस्था है, केवल हमें पहचानना है, समझना है कि कैसे काम कर रहे हैं। जरूर ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका अपूपा प्रिंसिपल, APUPA, अपूपा समझते हैं। तो रनाथन ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के बाद, एक मेरी बात को जितना ध्यान से सुनेंगे आपको अपूपा प्रिंसिपल अभी याद हो जाएगा। रनाथन ने कहा आपने क्लास को बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, अब आप लाइब्रेरी में आपका एक काम ये है कि आपने पूरी लाइब्रेरी में आपके पास मान लीजिए 10 20 50 हज़ार किताबें हैं, 50,000 किताबों का आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, फिजिक्स की अलग कर दी, केमिस्ट्री की अलग कर दी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, है ना, सोशल साइंस, लॉ, सारी किताब अपने अलग अलग बांट दी, अलग अलग टुकड़ों में अपने बांटने के बाद आप शुरुआत करोगे भी कहाँ से करोगे, आप ए वाली पहले जमाओगे, फिर बी वाली, फिर सी डी, ऐसे करोगे आप। तो अनंत ने कहा कि ये जो तरीका आप करते हो ये गलत है, समझे बात, ये तरीका गलत है। तो हम तो ये जो तरीका बताया आपने, तो इसी से करेंगे हम, गलत क्या है। अनंत ने कहा देखो गलत ये है इसके अंदर कि क्लासिफिकेशन का आप अर्थ गलत निकालो, आपने सारी किताबें बांट दी। अब उदाहरण समझना, आपका जो कॉलेज है वो आपका सोशल साइंस का कॉलेज है, ठीक है, तो आपके पास 50,000 किताबों में से सोशल साइंस की किताबें ज्यादा होगी, साइंस की तो कम होगी ना, कुछ ही किताब या तो नहीं होगी या होगी, तो होगी तो भी क्या होगी, कुछ किताब होगी। आर्ट्स कॉलेज की लाइब्रेरी है, तो आर्ट्स कॉलेज की लाइब्रेरी में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की किताबें ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उनकी तो 2 2 4 4 5 5 किताबें हो सकती और नहीं भी हो सकती, लेकिन आपने क्या करा भाई, कॉलम के हिसाब से साइंस कहाँ आ रही है पहले, तो आर्ट्स कॉलेज की लाइब्रेरी आपने पूरी अरेंज कर दी, आपने सबसे पहले क्या जमाया, आपने सबसे पहले किताब जमाई मैथमेटिक्स की, फिर आपने जमाई फिजिक्स की, फिर आपने जमाई केमिस्ट्री की, फिर आपने मतलब क्लास लाइब्रेरी चालू होती तो पहले तो आपने क्या जमा रखा साइंस, और फिर क्या चालू हो रहा है आपका सोशल साइंस। तो अनंत ने कहा ये तरीका गलत है, तो क्लास नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, बी मैथमेटिक्स होगा, सी फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स का नंबर बी नहीं होता तो जेड होता, क्या होता, कुछ भी होता। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा, ये तो सिर्फ हमने इसलिए करा कि आपके पास जितनी भी समझ सामग्री है आप उनको अलग अलग वर्गों में बांट दें। बांटने के बाद आपकी लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है, आपकी लाइब्रेरी में यूजर किसके लिए आ रहा है, ये तो रंगनाथन का, मान लीजिए आपकी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी, तो आपके पास 10,000 किताबों में से 9,000 किताबें तो किसकी, लॉ की, और 1,000 किताबें बाकी सारी क्लासेस की। अब लॉ किस पे आ रहा है, जेड पे, तो आपने पहले तो 1,000 किताबें जमा दी और बाद में आपने लॉ चालू कर दिया। कभी लॉ, आपकी लाइब्रेरी जब लॉ की है उस पर क्लास नंबर भले जेड से लिखा, उसका ये मतलब थोड़ी आप लास्ट में रख दोगे, समझे बात, भाई उसकी आवश्यकता क्या है सबसे ज्यादा, तो उसको पहले रखो जेड को, तो
तो यूजर के लिए थोड़ी करा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तो आपने अपने लिए करा। तो रंगनाथन का पहले जेड को आगे रखो और बाकी क्लासेस को आप पीछे रखो। जिसकी आवश्यकता ज्यादा उसको प्राथमिकता, जिसकी आवश्यकता कम उसको बाद में, तो जिसकी आवश्यकता शून्य के बराबर उसको सबसे लास्ट। रंगनाथन ने कहा कि जिसकी आवश्यकता सबसे पहले, भाई दुकानदार भी ये करेगा ना, मेरी दुकान में बहुत सारा सामान है लेकिन मेरी दुकान जिस चीज के लिए फेमस, वो चीजें तो मैं आगे रखूंगा, उसी के लिए ग्राहक आएगा, मुझे उसी की प्रदर्शनी करनी है, उसी को दिखाना और उसी को देना है। तो रंगनाथन ने कहा कि अगर आपकी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई जेड तो लास्ट में आता है, तो हम तो पहले ए वाली जमाएंगे, फिर बी वाली, सी वाली, जेड वाली लास्ट में है आपकी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी। लेकिन घुसती क्या मिल रहा है उसको, लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते यूजर को क्या मिलेगा, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लास्ट में क्या मिल रहा है उसको, जेड। रंगनाथन का जेड को आगे रखवा, तो क्लासिफिकेशन हो गया ना, सारी जेड वाली आगे ले, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है बी वाली मैथमेटिक्स की बाद में रखो फिजिक्स। तो जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा, यानी कि वो जो कलेक्शन है आपका, वो क्या कहलाएगा, अमरल। समझ गया, अमरल, UMB, अमरल, यानी कि जिसकी जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा, जिसके लिए यूजर आपकी लाइब्रेरी में, जिसके आपके पास जिसका कलेक्शन सबसे ज्यादा है, आपकी लाइब्रेरी जिस चीज के लिए फेमस है, आपकी जो पहचान है, अमरल। घटता हुआ क्रम है तो पी नंबर, जिसकी आवश्यकता कम है ना, या अमरल की तुलना में जिसकी आवश्यकता कम है, जिसका महत्व कम है, वो पी नंबर, अमरल पी नंबर। और तीसरा ऐसा है जिसकी आवश्यकता सबसे कम है, जो कभी जरूरत नहीं पड़ती उसकी, लेकिन फिर भी लाइब्रेरी में रखना जरूरी है, कभी कभी पूछ ले यूजर हमें सारी, तो उसको हमने कहा एलिन। क्या कहा हमने, एलिन, यानी कि जो महत्वहीन है, जिसका कोई महत्व नहीं, लेकिन फिर भी लाइब्रेरी में रखना जरूरी, जो भाई काम का नहीं है तो भी रखना तो जरूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी की एसेट है, हम फेंक तो नहीं सकते। भाई आज आप अखबार पढ़ के फेंक देते हो, तो अगर अपने घर पे जाएंगे तो अखबार ऑलमोस्ट सभी के घर पे आता ही है ना। अखबार अपन क्या करते हैं, एक दिन का अखबार, आमतौर पे अब तो वैसे भी क्या हो गया, सोशल मीडिया का जमाना हो गया, सारी चीज अखबार की वैल्यू हमारे लिए कोई यूथ के लिए कम है ना। हमारे घर में जो बुजुर्ग है, ओल्ड एज फादर मदर पेरेंट्स, वो तो आज भी दादाजी पढ़ते हैं, फिर हम तो क्या, सारा काम मोबाइल पे हो रहा है, सारी चीजें सब देख रहे हैं उसके ऊपर, फिर भी। लेकिन आपने क्या करा, अखबार पढ़ के आप, रोज घर में अखबार आता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यार कल एक काम करना, घर में किसी से अखबार आता है, कोई सबके आता है, मैं कहता हूँ कल एक काम करें, 15 दिन पुराना अखबार लेकर आना। आप, मैं बोलूंगा तो 20 लोगों में से खाली 2 लोग लेकर आ पाएंगे, तो 20 दिन पुराना अखबार का आते पता ही नहीं, कब पता कहाँ चला गया वो, है ना। रीजन दैट कि हमारे लिए अखबार महत्वहीन है, पढ़ लिया शाम को खत्म है, रद्दी हो गया। क्या लाइब्रेरी के लिए महत्वहीन है, लाइब्रेरी की तो एसेट है। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो महत्वहीन हो सकती है, लेकिन उनको लाइब्रेरी में रहना, एक लाइब्रेरी यूं नहीं अखबार पढ़ के फेंक देगा उसको ना, वो काम रखेगा, उसको पता है यूजर कभी भी आएगा पूछेगा। तो हमें कहने का मतलब है कि महत्वहीन संग्रह को भी हमें रखना है। तो 3 कैटेगरी में होंगे, सबसे ज्यादा किसको, तो हमने रखा अमरल, अमरल को रखा, मैंने रखा बीच में, जिसकी आवश्यकता कम है पीन अमरल दोनों पास में रख दिया, और कम है तो उसको एलिन पास में दिया। अब पढ़ेंगे APUPA, समझ गए आप, अपूपा का और कोई मतलब नहीं है, समझे आप, अपूपा का और कोई मतलब नहीं है, अपूपा का मतलब केवल यही है ना कि आपने देखा, तो आवश्यकता अनुसार आपने जो घटते क्रम में रखा, तो यहाँ पर इसको आप इस चीज से समझ सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, आप इसको पढ़े, क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा विभिन्न प्रकार की पुस्तकालयों में ग्रंथों को व्यवस्थित करने के क्रम में अपूपा सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, जिससे समस्त संग्रह को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणियां कौन कौन सी, आप तो एक ही करके देखिए। पहला क्या देखा है, अमरल, ऐसा संग्रह जिसकी आवश्यकता पाठक को सबसे, अमरल सबसे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीन अमरल, ऐसा संग्रह जिसका महत्व पाठक के लिए अमरल की तुलना में, ठीक है। उसके बाद का महत्वहीन संग्रह एलिन कहलाता है, परंतु पाठक को इसकी आवश्यकता नहीं है, कौन के बराबर होती है, परंतु उसकी पुस्तक में उपस्थिति। तीनों का अगर मैं जमाऊं क्या बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार का एक चित्र बनेगा, ठीक है। व्यवस्थित करना होता है, लिखा हुआ यहाँ पर, रंगनाथन द्वारा सुझाए गए नियम के अनुसार पाठ्य संग्रह को उनकी उपयोगिता आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय में व्यवस्थित करना होता है, और इस आधार पर अत्यधिक उपयोग